जुग्गी झोपड़िया भारत में एक पॉलिटिक्स का पावर हाउस, वोटर की एक अनोखी बैंक, 100% वोट कास्टिंग की दुकान। कोई भी इलेक्शन हो इंडिया में, ये लोग 100% वोट कास्ट। इसकी 70 या 75 साल की देन है। ये एक टाइम पे ये भारत की एक पहचान बन गई दुनिया में। इसमें रहने वाले हर आदमी पावरफुल है, उनको पॉलिटिकल बैकअप है। ये रहते गरीबी में और गंदगी में, लेकिन इनको कोई हटा नहीं सकता। क्यों भाजपा इनको बदलना चाहती है? क्यों जो इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बनी है उसको तोड़ रही है? और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो सेक्युलर पार्टी है वो क्यों बचाना चाहती है? जानिए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स के सत्य वचन। जी हाँ, झुग्गी झोपड़ियां, जिस झोपड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया, यही झुग्गी झोपड़ियां बहुत सारे टाउन, बहुत सारे बड़े सिटी का पावर सेंटर है, पॉलिटिकल पावर सेंटर। हटाना या फिर इसको रिहेबिलिट करना काफ़ी मुश्किल काम है इंडिया के अंदर। और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो पॉलिटिकल पार्टी ये इश्यू पे कभी ध्यान ही नहीं देती या कोई इसमें पड़ता ही नहीं है। वो भी इस इश्यू में पड़ेगा, उसका वोटर बैंक है वो कट जाएगा वहां से। भारत पहले से ऐसा था? नहीं। भारत बहुत एक समृद्ध देश था। एक जमाने में इसकी जीडीपी सबसे टॉप में थी। यहाँ पे विज्ञान था, साइंस थी, कला थी, कारीगरी थी, लोगों के पास घर था, खाना था, सब कुछ था। यहाँ तक कि हम बहुत सारी चीजें दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। हमारी कला हो या हमारा मसाला हो, पूरे दुनिया में जाते थे। क्यों? क्योंकि एक जात एक धर्म के लोग रहते थे। जाति वहाँ पे ऐसी थी जो काम से जानी जाती थी, ना कि जन्म से जानी जाती थी। ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी दी, जिसमें दुनिया भर से लोग स्टडी करने के लिए आते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हमें आयुर्वेदिक खगोल शास्त्र। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस या जैसे कि प्रशासन कैसे चलना चाहिए, वे उसकी देन बने चाणक्य। और देश में जो मैथमेटिक्स है उसकी देन बने आर्यभट्ट। ऐसे लोग थे, सोना चांदी की चमक थी इस देश के अंदर, जिस पे नजर लग गई अरब, अफगानीस और मुगल की, जिन्होंने लूटपाट मचाई, कन्वर्जन किए और बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर। अफगानीस, मुगल और उसके बाद बहुत सारे विदेशी भी आए, वेस्टर्न वर्ल्ड से आए, जैसे कि फ्रेंच आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, इन्होंने भी लूटपाट चालू कर दी। उसके बाद आते अंग्रेज, जिन्होंने 200 साल राज किया और पूरी इंडिया की इकोनॉमी तोड़ दी। यहाँ तक कि लोगों के घर बार सब कुछ लूट लिया और लोग रास्ते पे आ गए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद लोगों का जो स्थानांतर था वो गाँवों से शहरों की तरफ बढ़ा। आज़ादी मिल गई हमें। आज़ादी के 75 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो थी झुग्गी झोपड़ियाँ। उन्होंने ना अपने लिए पक्के मकान बनाए, बल्कि जो गंदी नाली और जो गंदी रिवर्स है उसके आसपास में ये जमीन हथियाते बढ़ते गए। झुग्गी झोपड़ियाँ हमारी दुनिया बन गई और दुनिया में फेमस भी हो गई, और उसका जो फेमस होने का अभिमान भी इंडिया को ही मिला। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोग माफिया बन गए, कुछ लोग बिजनेस भी बन गए, कुछ लोग वेल एजुकेटेड होके डॉक्टर इंजीनियर भी बने, कोई भू माफिया भी बन गया, कोई हथियार का माफिया बन गया। आगे जाके बहुत सारे लोग इनमें से पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए। पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने के बाद कोई बन गया एमएलए, कोई एमपी बन गया, कोई मंत्री बन गया। तो ऐसा नहीं कि इस झोपड़पट्टी से कुछ निकला नहीं, इस झोपड़पट्टी से बहुत सारी चीज़ें निकली है। आज भी ये झोपड़पट्टी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी का अड्डा है, और यहाँ पे बहुत जगह पे अब पुलिस घुस भी नहीं सकता। अगर पुलिस घुसेगी तो उनको निकलना मुश्किल है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम बनाई है झोपड़पट्टी की। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ माफियाज पॉलिटिकल जो लीडर थे उनके साथ मिल गए, इनके राइट हैंड बन गया तो कोई उनका लेफ्ट हैंड बन गया। जो भी इलीगल एक्टिविटी जो मिनिस्टर करता था इनके थ्रू करता था। बहुत सारी चीज़ों में मर्डर भी हुए, बहुत सारी चीज़ों में अपहरण भी हुए, तो यही लोग करते थे जो इन चीज़ों में से निकले थे। वो आज़ादी के 70-75 सालों में कोई इनको हटाने नहीं गया। उल्टा इसमें रहने वाले जो लोग थे उनको मिल गए बिजली, पानी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ मिल गया घर बैठे। ये सब डॉक्यूमेंट की वजह से ये जो कब्जाधारी लोग थे वो बन गए आधे मालिक। इसमें आके बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठिए बस गए, यहाँ तक कि जो रोहिंग्या थे वो भी इनका हिस्सा बन गए। इनको भी भारत की जो हर सुविधा और बेनिफिट है वो मिलने लगा, राइट। और ये बन गए कुछ खास पार्टियों के वोटर बैंक। एक जमाने में बस ये झोपड़पट्टियाँ सिटी के बाहर थी, अभी ये सिटी के अंदर आ गए। इनके जो लोकेशन है वो हाई फाई जगहों पे है, सिटी के सेंटर में है, कोई एयरपोर्ट के नज़दीक है तो कोई है रेलवे स्टेशन के बाजू में। ये सब जो प्राइम लोकेशन है उस जगह पे आके बसे है अभी, राइट।
और कुछ जगह पे तो ऐसे है कि आप डेवलपमेंट करने जाओ, जैसे कि रेलवे डेवलपमेंट करने जाओ या फिर एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने जाओ, ये लोग करने नहीं देते। इनके जो सपोर्टर है वो भी काफ़ी लॉयर्स की लॉबी है, काफ़ी मिनिस्टरों की लॉबी है, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पे इनको प्रोटेक्शन देने वाले, क्योंकि ये खास लोगों के वोट बैंक है और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है इनको फुल सपोर्ट करते हैं। कुछ जगह पे तो ये एयरपोर्ट के एक्सटेंशन भी करने नहीं, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट आप देखोगे तो उसकी एक विंग जो है वो टूटी है और एक विंग है आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे झोपड़पट्टी है, इसीलिए उनको स्टॉप करना पड़ा, वो एयरपोर्ट और आगे नहीं बढ़े। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें जिसमें सर्वे हुआ था और पता चला कि 65 मिलियन तकरीबन 6.5 करोड़ लोग हैं इन झोपड़पट्टियों में रहते हैं। जो पॉपुलेशन है वो 5.4% के आसपास है, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उस हिसाब से। ये 65 मिलियन लोग जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो इक्वल टू किसी देश की पॉपुलेशन जो यूरोप के अंदर है, खास करके ब्रिटेन की पॉपुलेशन है 75 मिलियन के आसपास, तो उसके आसपास लोग खाली इंडिया में झोपड़पट्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। ये सब चलता है इंडिया की जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे, छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे, जो थोड़े बड़े टाउन है वहाँ पे, कुछ जगह पे तो गाँव में भी है झुग्गी झोपड़ियाँ। बस्ती है जो झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती है, जमीन किसकी है, राइट? ये जमीन सरकार की या कोई प्राइवेट ले, मोस्ट ऑफ जमीन ऐसा बोला जाता है इंडिया के अंदर कि ये जमीन जो है वो सरकारी जमीन है, और क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था तो लोगों ने ये जमीन हथिया ली, राइट? और इसमें भू माफिया था, उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारी झोपड़ियाँ बना के भाड़े पे दे दी, जो भी शहरों में काम करने आते थे उन लोगों को भाड़े पे दे दी। तो मोस्ट ऑफ जो झुग्गी झोपड़ियाँ है और जो जमीन है वो इलीगल है, मतलब कि वहाँ पे आप कुछ बना नहीं सकते। ऐसा इनको कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, इनके पास खाली रहता है लाइट बिल, पानी का कनेक्शन, आधार कार्ड पे एड्रेस और वोटर आईडी रहता है वो एरिया का, उसके सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। झुग्गी में रहने वाले कुछ लोग तो आज़ादी से पहले से रहते हैं और अब भी रह रहे हैं, जैसे कि ऐसा एक पिक्चर का डायलॉग है ना कि हम शुद्ध गरीब है, हमारे बाप दादा भी गरीब थे, उनके दादा भी गरीब थे, सेम टू सेम है। लेकिन कुछ लोग आज़ादी के बाद शहरों में कमाने के लिए आए, इसी शहरों में उन्होंने कम रेंट पे ये ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ ले ली और इसमें फंस गए। कोई अकेला आया, कोई फैमिली के साथ आया और उनका फैमिली भी वहीं पे फंसा रहे, और आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे, वही सिचुएशन, वही गंदगी में, वही अनहाइजीनिक जो बोलते हैं ना पूरा एरिया, उसी में वो पलने लगे, बढ़ने लगे। तो झुग्गी झोपड़ियाँ तो ऐसे इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड में फेमस है, जो वर्ल्ड टॉप की 5 झुग्गी झोपड़ियाँ है उसमें से आता है, राइट? कुछ झुग्गी झोपड़ियों में तो मूवी के शूटिंग भी हुए, बॉलीवुड के भी हुए, हॉलीवुड के हुए। आपने एक पिक्चर देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसका शूटिंग हुआ है धारावी के अंदर जो मुंबई में है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे रिचेस्ट स्लम एरिया इन द वर्ल्ड। सारे जो फॉरेन टूरिस्ट है ये झुग्गी झोपड़ियों का एरिया, खास करके धारावी को घूमने जाते हैं, उसके अंदर फोटोग्राफी करते हैं। आप अगर अंदर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे भी है, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी है, गंदगी भी है और अच्छाई भी है, बहुत सारा कलरफुल एरिया भी मिलेगा, एक अलग सा कल्चर मिलेगा। और इसी झुग्गी झोपड़ियों में मिक्स में लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट, बहुत सारी चीज़ें। इसी झुग्गी झोपड़ियों में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर भी बने, कुछ पढ़ाई करके आगे भी बढ़े, बहुत सारी चीज़ें हैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, और कोई बड़े पॉलिटिशियन भी बने इंडिया के अंदर। वर्ल्ड मीडिया जो है उनका अटेंशन ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा रहता है, जैसे कि BBC है या CNN है, ये जो फॉरेन की वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके मीडिया हर वक्त ये झोपड़पट्टी को ही अपना टारगेट बना के इंडिया की इमेज प्रेजेंट। भाई साहब, क्या ये झुग्गी झोपड़ियाँ आज़ादी से पहले थी या फिर आज़ादी के बाद बन गई? तो ऐसा माना जाता है कि आज़ादी से पहले से ही ये झुग्गी झोपड़ियाँ थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जिसमें ब्रिटिशर को बहुत सारे वर्कर चाहिए थे, और वर्कर आते थे गाँव से, और गाँव से आने के बाद इमीडिएट उनके पास घर तो नहीं रहता था, तो वो लोग ऐसी जो कॉलोनीज रहती है वो बसाते थे, राइट? और वो कच्चे मकान या जो पतरा डालना है या कपड़ा डालना है वैसा डाल के वो पूरा बनाते थे। तो आज़ादी से पहले से ही झुग्गी झोपड़ियाँ थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना चाहिए चीज़ों पे, वो कुछ नहीं रहा, और ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती गई। जैसे एक जंगली घास रहता है ना, ऐसे बढ़ता जाता है, स्प्रेड होता है, वैसे ही ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो स्प्रेड होने लगी। क्योंकि हमारे जो बाबू लोग हैं जो ऑफिसों में बैठते, AC वाली चेम्बरों में बैठते, उनको ऐसी झोपड़पट्टियाँ जहाँ पे इलीगली क्रिएट की गई वहाँ पे जाने का कोई टाइम नहीं मिला, या फिर गए नहीं, या ऐसी चेम्बरों से में निकले नहीं, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर। तो इस तरह से हमारे देश में ऐसी झोपड़पट्टियाँ फैलती गई, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे जाता, रोकता,
तो आज जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं सरकार, वो तोड़ने की नौबत ही नहीं आती, और या फिर कोई ऐसी स्कीम लाते जहाँ पे उनको बसाते। तो दोस्तों स्लम एक बार बन गया ना, तो ना कोई चीफ मिनिस्टर ना कोई प्राइम मिनिस्टर उसको निकाल सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं। लेकिन टूट रहा है आजकल, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसके बहुत सारे कारण है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो ये गरीब दिखने वाले जो लोग हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो गरीब तो दिखते हैं लेकिन एक पावरफुल आदमी है वो, राइट। वो एक इंडिया का पावर हाउस है और इसका कोई उखाड़ नहीं सकता, जो कि अभी सरकार ने बहुत जगह पे तोड़फोड़ चालू कर दी है। अभी जो ज़मीन है वो खाली करवा रहे हैं, राइट। और इनको कैसा है कि जो रूलिंग पार्टी रहती है, तो रूलिंग पार्टी का तो सपोर्ट रहता ही है बराबर, इसके साथ इनको रहता है अपोजिशन का भी सपोर्ट। इंडिया में कोई ऐसा ग्रुप है जिनको दोनों का समर्थन है। आप कहीं पे जाओगे, कोई रूलिंग पार्टी आते हैं और उनके वोटर नहीं है तो उनको परेशान करती है, उनके काम करके नहीं देती है। लेकिन ये लोग ऐसे कि कोई भी सत्ता में है, इनके सब काम हो जाते हैं, लेकिन इनके काम भी बहुत छोटे छोटे रहते हैं, राइट, इतने बड़े नहीं रहते, पर सरकार सब करके देती है इनको। दोस्तों इन झुग्गी झोपड़ियों को समर्थन कौन करता है, कौन सी पार्टी है जो इनको समर्थन देती है, राइट। ये गेस करना बहुत आसान रहेगा। अगर आप 70 साल का इतिहास देख लोगे पॉलिटिकल पार्टियों का, तो उनका इतिहास से आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पीछे कौन है बराबर। एक पार्टी का तो स्लोगन भी है कि हमारा हाथ गरीबों के साथ, हमारा हाथ झुग्गी झोपड़ियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी है, आप सही समझे, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद बराबर अब तक जो स्कीमें लाई, जो भी बेनिफिट्स लाई, इनको सबसे ज़्यादा मिला है। इनको राशन मिला, इनको केरोसिन मिला, इनको गैस लाइन मिली, सब कुछ यहाँ पे लाके रख दिया। इतना था कि इसमें रास्ते नहीं थे, और कुछ कुछ झुग्गी झोपड़ियों में तो रास्ते भी बनाए कंक्रीट के वगैरह के बराबर। तो ये वसाहत चलता ही रहा उन पार्टियों के टाइम पे, और इन पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया, राइट, इनको बसने दिए। क्योंकि इनकी पार्टियों के पास फंड भी होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास फंड भी होना चाहिए कि इनके लिए कुछ स्कीमें लाए, जैसे कि आपका अपना घर हो या फिर पक्का मकान आपका, राइट। तो वैसी कोई स्कीम भी नहीं है, वैसा कोई कानून भी नहीं है लाया जिससे झुग्गी झोपड़ियाँ है वो लीगल हो जाए और जो रह रहे हैं उनको मिल जाए, उनका हक मिल जाए, उनका प्रॉपर्टी कार्ड बन जाए, वो भी नहीं लाए। बस ये कैसा था, 70 साल में जो भी लोग वहाँ पे रहे वो सब हवा में लटकते रहे, ना इधर के ना उधर के, राइट। और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे स्लम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो लोग रह रहे, उनके लिए स्लम रिहेबिलिटेशन ना बने, कोई स्लम रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट ही ना बने, ये ऐसे ही रहे बराबर। ताकि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब कि जो भेदभाव है वो चलता रहे। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हम गरीबों के साथ है, वो चाहती है, वो करती है, राइट। लेकिन गरीबों के साथ रहना उसका मतलब ऐसा तो नहीं रहता ना कि उनको गरीबी रखना, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाओ, उनको अच्छे फ्लैट्स दो, रेसिडेंट दो, कुछ तो करो बराबर। पर वो नहीं करना चाहती। जब भाजपा उसको करना चाहती है स्लम रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स, तो कांग्रेस इनको भड़काती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब उल्लू बना रहे, बिल्डर है वो खा जाएगा तुम्हारा ज़मीन। लेकिन ऐसा नहीं, कानून बहुत है, स्लम रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स भी बहुत जगह पे चल रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे सक्सेसफुल है जहाँ पे वो मान रहे हैं कि ठीक है हम फ्लैट लेंगे, जो बिल्डर है उनको जो ज़मीन बची हुई ज़मीन पे फ्लैट बनाने देंगे, जो लग्जरी फ्लैट बनाएंगे बराबर। हमारे लिए सिंपल प्लेन से फ्लैट्स बनेंगे 1 बेडरूम 2 बेडरूम के, जिसमें हम तो जहाँ पे वो मानते वहाँ पे ही बन सकता है, राइट। तो आपने फिलहाल अभी देखा रहेगा कि मुंबई के अंदर जो स्लम रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट है, जो धारावी है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, सबसे रिचेस्ट झोपड़पट्टी है, उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें बहुत सारी अपोजिशन पार्टियों ने ऑब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश की, कोई तो लीगली भी ऑब्स्ट्रक्शन लाने की कोशिश की बराबर। हाई कोर्ट भी गए, बहुत जगह पे अलग अलग कोर्टों में गए कि भाई ये अडानी को दिया है, अडानी तो खा जाएगा, इनको कुछ देगा नहीं। भाई ऐसा नहीं है बराबर। अडानी अगर लाइट में है तो उनको अच्छा करना ही पड़ेगा उन लोगों के लिए, वो छोड़ नहीं सकते। जो कानून, जो उनके एग्रीमेंट है उस हिसाब से तो उनको करके देना ही पड़ेगा। अडानी छूट नहीं सकता, क्योंकि अडानी पे खाली ऐसा नहीं है कि भाई कुछ पॉलिटिशियन की आँख है, नज़र है, कुछ भी है बराबर, ऐसा नहीं है। उन पे सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है। कल उठ के कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट बिना सोचे समझे कुछ सबूत के अडानी के खिलाफ एक कमेटी बिठा देगी बराबर। ऑलरेडी बहुत सारी कमेटी उनके खिलाफ बैठी है। तो अडानी ऐसा नहीं है कि वो खा जाएगा ये, पर इसमें कैसा है कि करना नहीं है। हमारी आइडेंटिटी जो झोपड़पट्टी है, इंडिया गंदा है, यही रखने की जो इच्छा है ना कांग्रेस की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। क्योंकि उनको पता है कि इनको ऐसा रखेंगे तो हमें ही वोट देंगे, हम इनको भड़का सकते हैं आगे फ्यूचर में, भाई मत हटो वहाँ से, वो तुम्हारा है। लेकिन अगर आप कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट है जो इंडिया की जो
आइडेंटिटी है इंडिया का, जो बोल रहे हैं ना कि भाई दुनिया में हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है कि भाई गंदी कंट्री है, झोपड़पट्टी है, वो बदले, लेकिन ये नहीं चाहते, राइट। इसीलिए ये झगड़ते रहते। ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को बोलती है कि भाई तुम अडानी के खिलाड़ी हो, अडानी ये अडानी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता है, कोई छोटा मोटा बिल्डर की बस की बात। जिसकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा है, गवर्नमेंट को बिल भेजने से पहले वो खर्चा कर दे, बराबर उतना बना दे, क्योंकि गवर्नमेंट के बिल इतना जल्दी से निकलते नहीं भाई, और काम अटका नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा ये आदमी ऐसा है, इनके पास बहुत पैसा है, वो कर सकता है, फिर बाद में सरकार को बिल भेज देगा कि भाई मेरा बिल रिलीज़ करो। तो इसीलिए अडानी बेस्ट है, वो इजीली कर देगा ये प्रोजेक्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट है, वो हर रोज अपना डिसीजन बदलते, हर रोज कुछ ना कुछ नए जजमेंट लाती है, पुराने जजमेंट को वो ओवरटर्न कर देती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत हुए हैं। अभी फिलहाल तो अभी पिछले 5-6 साल में तो इतने डिसीजन, जो 30 साल 40 साल पहले के जो जजमेंट है उनको बदल के वापस नए जजमेंट दिए उन्होंने। तो एक जजमेंट ऐसा भी है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई राइट टू रेसिडेंट, मतलब कि जो रह रहे हैं उनको रहने देना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से जो झोपड़पट्टी उनको निकालो मत, पुराने जो जजमेंट है। लेकिन अभी नए जजमेंट आए कि अगर सरकारी ज़मीनों पे बना है, एनक्रोचमेंट हुआ है नदियों के आसपास में, राइट, रस्तों की ज़मीन, हाईवे की ज़मीनों पे बना है, जो सरकार ने मास्टर प्लान बनाया है, बराबर, जो एक्विजिशन किया है, उसके ऊपर कोई इलीगल चीज़ है तो उसको हटाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, राइट। अभी इस जजमेंट के हिसाब से बराबर इनको हटाना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उसका अमल कौन करती है? जजमेंट का जो ऑर्डर रहता है वो सरकार के पास जाता है। सरकार किसको पकड़ा दी है? बराबर, वो रहते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स। अभी जो दिल्ली में चल रहा है, बराबर, ये बहुत पुराना है। दिल्ली में हाई कोर्ट ने भी बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इलीगल कॉलोनीज है, इलीगल कंस्ट्रक्शन अलोंग द यमुना रिवर, बराबर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी है दिल्ली के अंदर, उसको तोड़ो। इवन रेलवे स्टेशन जो रेलवे पटरी रहते ना, उसकी भी ज़मीनें हड़प गए थे, कट टू कट घर बना दिए थे। सरकार ने जाके वो खाली करवाए, क्योंकि वो वन ऑफ द डेंजरस थिंग, बराबर। साबरमती जलने के बाद जो गुजरात में ट्रेन जली थी, उसके बाद ये सब चीज़ें खतरनाक रहती है। एक क्रिटिकल एरिया रहता है, अगर कुछ हुआ तो ये ट्रेन जला सकते हैं वापस। तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी डेंजर रहती है सब चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बोला है कि ये सब एनक्रोचमेंट हटाओ। लेकिन कैसा था, कांग्रेस ने बहुत साल तक राज किया, उसके बाद आए आप वालों, तो कैसा है, ये लोग ही करते थे वोट वगैरह सब कुछ, बराबर। तो इसकी वजह से ये लोग टच भी नहीं करते थे। और इनका आप वालों का कोई ये नहीं कि हम इंडिया को मतलब कि डेवलप करेंगे इंडिया को, ये इनका कुछ नहीं है। बस आज भी वो हिंदू मुसलमान में रहते कि बीजेपी वाले ये तो तुम क्या कर रहे हो? तुम सत्ता से क्यों हटो? तुमने यमुना क्यों क्लीन नहीं की? बहुत सारी चीज़ें अगर पूछोगे तो उनको समझ में आएगा। लेकिन वो किसके पीछे छुपते हैं? हिंदू और मुसलमान के मुद्दे के पीछे। देखो भाजपा ये कर रही है, बराबर, भाजपा कर रही है, पूरी दुनिया जानती है कि उसमें बहुत सारे नेता ऐसा है जो है हिंदूवादी, वो बोलते हैं, राइट, वो गलत भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं। बहुत जगह पे एक्सट्रीमिस्ट भी है हमारे इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी सही है। लेकिन तो भी ये सब इश्यू को हटा दे तो तुम कम से कम डेवलपमेंट पे तो ध्यान दो। लेकिन इस वजह से आपकी सरकार गई, अभी आई है बीजेपी की सरकार, और ये तोड़ रही है। अभी सब लोग बोले कि देखो गरीबों के झोपड़ियों पे इन्होंने लात मार दी, ये चढ़ा दिया, बुलडोजर चढ़ा दिया, ये कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट और जो मास्टर प्लान रहता है, जो एनक्रोच, सब में वो जगह इलीगल है। इसीलिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए ना, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले, वो हार जाएंगे बिंदास। इसलिए कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं, ऐसे ही टूट रहे सब झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह, बराबर। और ऐसा नहीं कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी जगह पे स्लम रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट हुए, उन्होंने वो जगह खाली करके वो सरकार ने ले ली। लेकिन जो बची हुई ज़मीन थी उसमें से वहाँ पे 10-15 फ्लोर के बिल्डिंग्स बना दिए और उसमें लोगों को शिफ्ट किया गया है, ऐसे बहुत जगह पे। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि लोगों को वो झोपड़ी में आदत हो गई है ना कि भाई अपना खुद का था, फ्यूचर में हम उधर दीवार बना के ऊपर 2-3 माले और चढ़ा देते, राइट। अभी फ्लैट में तो ऐसा कर नहीं सकते, इलीगल चीज़ें। तो इसीलिए वो बोले हमें घुटन से होती है, हमें ये होता है, हमें मज़ा नहीं आ रहा फ्लैट में रहने का। ऐसा है कि साफ़ सुथरी जगह पे इनको रहना ही नहीं है, ऐसी उनकी हैबिट हो गई है। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो झुग्गी में रह रहे, उनको ये शिफ्ट कर, नहीं मुझे नहीं रहना है, हमें छोटा लगता है, हमें। अभी तुम गटर में रहते थे, वहाँ पे पीछे नाले थे, मच्छर आते थे, ये तो अच्छी जगह है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वीडियो आए जिसमें सरकार ने उनको शिफ्ट किया, लेकिन वो मान नहीं रहे, बोल रहे कि नहीं हमें मज़ा नहीं आ रही। तो ये सब ऐसी चीज़ें चल रही है। अभी कैसा है कि दिल्ली में जो यमुना के आसपास वो भी तोड़ रहे हैं,
यमुना के आसपास इलीगल चीज़। तो ऐसा है कि अभी ये झुग्गी झोपड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं और स्लम रिहेबिलिटेशन में ज़्यादा ध्यान रखें। इंडिया में स्लम होने नहीं चाहिए। चंडीगढ़ स्लम फ्री बोलते हैं ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक सिटी और एक यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे अभी लास्ट स्लम था अभी एक 15-20 दिन पहले ही तोड़ दिया। अभी वहाँ पे कैसा है, पार्क बनाए गए, कुछ और बनाए गए, चीज़ें अच्छा करेंगे, राइट। पर कैसा है कि ये पुरानी मिस्टेक हो गई, पुराने सेटलमेंट हो गई। जो झुग्गी में रहते थे सस्ते में खरीद लिया किसी और से, जो लैंड माफिया रहते हैं या फिर जो भाड़े पे देते हैं, भाड़ा वाले माफिया, उनसे ज़मीन खरीद ली, राइट, सस्ते में, कि कोई आएगा नहीं। ऐसा नहीं है भाई। आप कहीं पे भी इलीगल चीज़ें बनाओगे, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, या सरकार को ऐसा लग रहा है कि इलीगल है, तोड़ने आ जाएगी, आप कुछ नहीं, आप कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, बराबर। कोर्ट थोड़ी देर आपको एंटरटेनमेंट करेगी, आपको पेपर वर्क पूछेगी, आपके पास ज़मीन के पेपर है, प्रॉपर्टी के पेपर है, सेल डीड है, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, सब कुछ पूछेगी आपको, जो भी रिकॉर्ड में है तहसीलदार के वो है आपके पास, म्यूटेशन है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछेगी। उस टाइम बाद में थोड़े टाइम के बाद बोलेगी कि भाई ये तो आपकी ज़मीन है ही नहीं, तोड़ने का ऑर्डर दे देगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं पे भी। तो ये सब इलीगल चीज़ें अभी आगे जाने वाली है। इसमें कैसा है कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर। मैंने देखा है कि फॉरेन कंट्रियों में कुछ चीज़ों को लेके पॉलिटिक्स नहीं करते। एक तो टैक्स को लेके कभी नहीं करते। टैक्स ऐसी चीज़ है वहाँ पे कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी अगर बढ़ाएंगे तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी इंडिया में कैसा है, टैक्स फ्री करो, जीएसटी कम कर दो, ये अगर ये सब कर देंगे भाई तो टैक्स सरकार के पास आएगा नहीं। अगर टैक्स नहीं आएगा तो चीज़ें बनेगी नहीं। इंडिया को टैक्स और पैसे की ज़रूरत है। इंडिया कर्जा लेके नहीं कर सकता है। कर्जा ले सकता है हाईवे बनाने के लिए, दूसरी चीज़, क्योंकि उससे उनको पैसा मिल जाएगा। बहुत सारे अगर कर्जा वर्ल्ड बैंक से ले रहे बराबर, तो हाईवे बना रहे तो उसमें टोल लगा के आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वैसी है। तो देश में झुग्गी झोपड़ियाँ 70 साल का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट होना चाहिए। हर एक को घर मिलना चाहिए, राइट। अगर घर नहीं है तो सरकार को इनके लिए कुछ सस्ते में करना चाहिए। अगर कोई मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास के लिए भी बहुत सारी स्कीमें लाओ, तो ऐसी चीज़ें करो। और जब ये सब चीज़ें हो रही है तो उसमें खाली पूछो कि झुग्गी झोपड़ियों का क्या, इनमें लोग रहते, वो तोड़ रहे वो अलग है, लेकिन उनके लिए क्या बना रहे वो पूछो। तो ये बहुत पावरफुल लोग थे और है आज भी बहुत जगह पे। इनको हटाना इतना आसान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, पता है क्या, कोई भी इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। एक बार बन गया बराबर, कोर्ट में इनके लिए वकील खड़े हो जाते, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एक्टिविस्ट खड़े हो जाते। आपने सुना होगा मेघा पाटकर, वो बहुत सारी झोपड़पट्टियों के लिए लड़ी है बराबर। तो ऐसे लोग हैं जिनको रखना है झोपड़पट्टी के अंदर ही बराबर। और अर्बन में कैसा है कि हाउसिंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो होता है ऐसा कि भाई वो झोपड़ी में रह रहे। तो सरकार को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी इन चीज़ों में कि भाई हर एक का घर कैसे मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।